अब राजपथ जो है वो अब इतिहास बन चुका है। जी हां, गुलामी के इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास भी आज लिखा गया। ये वो तस्वीरें, वो अद्भुत तस्वीरें, वो शानदार तस्वीरें, वो ऐतिहासिक तस्वीरें। कर्तव्य पथ अब नए भारत का पथ है। राजपथ यानी कि गुलामी की दूसरी सबसे बड़ी निशानी, और इसका नाम बदलना सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है। जी हां, कुछ लोग कह रहे हैं भी सड़क का नाम ही तो बदला है। ये सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है, बल्कि करीब 111 साल से भारतीयों के दिलो दिमाग पर छाई गुलामी की सोच से भी मुक्ति दिलाना था। जी हां, ये सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है, ये गुलामी की सोच 111 साल पुरानी गुलामी की सोच से भी मुक्ति दिलाना है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर वहां 65 थी, और उसके बाद अब नेताजी की तस्वीर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको ये भी आजाद सरकार, मतलब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले, लेकिन भारत की आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की भी तस्वीर आज। और आज देश को अंग्रेजों की गुलामी की हर वक्त को याद दिलाने वाली सोच से आज यकीनन मुक्ति मिली है। ये दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब गुलामी की हर निशानी को मिटाने की ताकत रखता है। ये बहुत बड़ा मैसेज नए भारत का। ये देश की सोच का बड़ा बदलाव है कि इंडिया गेट पर 70 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारत की शान बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद यानी कि सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, वो हम लाइव भाषण आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल जानते ही हैं कि अगर भारत गुलामी के चिन्ह मिटाना चाहता है तो किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। ये वो तस्वीरें, कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों भारत को आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन गुलामी की सोच से मुक्ति मिलने में 100 साल का वक्त लग गया। आखिर क्यों भाई, सवाल तो है ना। 100 साल लग गए, 70 साल लग गए। मोदी सरकार में राजपथ अब कर्तव्य पथ हो चुका है। पुरानी संसद की जगह सेंट्रल विस्टा शान से सिर उठाकर खड़ा हुआ है। नेवी के झंडे में पहले अंग्रेजों का क्रॉस दिखाई देता था, अब उसमें वीर शिवाजी की मोहर है। जो पहले रेस कोर्स रोड था वो अब लोक कल्याण मार्ग है। इंडिया गेट में जहां 1965 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रॉस आइलैंड अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं आज। इसके अलावा अजय आलोक हैं, राजीव जेटली जी हैं। बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को देश को संबोधित किया। 19 एकड़ में फैला कर्तव्य पथ। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कर्तव्य पथ, और कल से जनता के लिए खुल जाएगा कर्तव्य पथ। मेरे साथ अभय दुबे हैं, पहले उन्हीं का कमेंट ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी से राजीव जेटली बीजेपी से हैं, अजय आलोक हैं। एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, क्योंकि कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मोदी का कर्तव्य पथ, जिसकी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कर्तव्य पथ। अजय आलोक नजर आ रहे हैं और अभय दुबे नजर आ रहे हैं। पहले अभय दुबे साहब, खुश है, मतलब उत्सव का मौका है, ऐतिहासिक पल है देश के लिए आज। अभय दुबे जी वैसे अच्छे लग रहे हैं आज आप। अमन चोपड़ा जी, जो देश के नागरिक, धन्यवाद। आपकी प्रतिबिंबित हो रही है आपकी आभा, इसलिए मैं अच्छा आपको दिखाई दे रहा हूं। आपका अंतर्मन अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूं। चूंकि मुझे देश की जनता ने दायित्व दिया है प्रतिपक्षी दल होने के नाते कि मैं सरकार से सवाल करूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं। जब महंगाई की महामारी में झुलसा जनजीवन होगा, जब रोजगार की चाहत में भटक रहा यौवन होगा, जब फांसी के फंदे पर लटका मेहनत कश हलदर होगा, सत्ता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। प्रधानमंत्री जी, जब कर्तव्य मार्ग आपके सम्मुख हो तब आप उस कर्तव्य को भूल मत जाना, क्योंकि इतिहास साक्षी है। जब आपने पहली बार
योजना आयोग को नीति आयोग नाम दिया तो नीति आयोग ने 142 हिंदुस्तान की विरासत की जो कंपनियां थी उन कंपनियों को बेचने का फरमान जारी कर डाला। सेल, भेल, खेल, तेल, रेल सब बेचने के लिए भारत की सरकार अभ्यस्त हो गई। जब देश की सरकार ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कृषि मंत्रालय को कृषि विकास और कल्याण विभाग का नाम दिया प्रधानमंत्री जी, तो किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। 25,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी गई प्रधानमंत्री जी। जब आपने आपके निवास का मार्ग लोक कल्याण मार्ग रखा प्रधानमंत्री जी, तब देश के 140 करोड़ जनता महंगाई की विभीषिका में झोंक दी गई। 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार हो गया। 60-70 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। 60-70 रुपए का खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार हो गई। प्रधानमंत्री जी से तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कर्तव्य पथ आप नाम दे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुलामी का प्रतीक का चिन्ह एक भी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा गुलामी का प्रतीक आज चीन की सेना है, जो भारत की भूभागीय अखंडता को चिढ़ा रही है, हमारी अंदर घुस रही है। तब $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से करने हमने पूरा एमएसएमई को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री जी, हमारे मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को जो इंपोर्ट हुआ है उससे बहुत नुकसान हुआ और 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। तो जब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करें तो इतिहास साक्षी है कि सुभाष चंद्र बोस की सेना जब बर्मा से रंगून रेडियो पर यह उद्घोष करती है, जब महात्मा गांधी का आशीष लेती है और पहली बार महात्मा गांधी संबोधित करती है और कहती है कि महात्मा, हम हिंदुस्तान की आजादी का युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, तब उनको अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं मिल पाती कि 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर कहते हैं कि बर्तानिया की हुकूमत में शामिल हो जाइए। उत्सव का माहौल होता है, आपके घर में भी कभी उत्सव का माहौल होगा। आज हमारे देश में उत्सव का माहौल है। कर्तव्य पथ, आप भी जानते हैं, गुलामी की सोच से आजादी है। ये कोई सिर्फ नाम बदलना नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने 2.5 मिनट लगातार बोला। अब एक शब्द तो बोल दीजिए कि हाँ, अच्छा फैसला है, स्वागत करते हैं। मैंने आपको समय दिया, घर में उत्सव का माहौल होता है, तो एक शब्द तो आप बोल सकते हैं। ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी तो शायद नहीं होती कि हाँ अमन जी, अच्छा फैसला है, राजपथ, कर्तव्य पथ, मैंने अच्छा लगा नेताजी की प्रतिमा देखकर, ये तो बोल सकते हैं हम। फिर मैं अजय भाई एक कमेंट आपका लूंगा, क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। बस 30 सेकंड। अभी जी बोलिए ना प्लीज। अमन जी, यही तो मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हूं। मैं देश के नागरिकों ने मुझे यह कर्तव्य दिया है, यह दायित्व बोध मुझ पर है कि मैं सवाल करूं सरकार से और मार्ग प्रशस्त करूं। हमने कभी आपत्ति नहीं ली। प्रधानमंत्री जी ने जब नाम को परिवर्तित किया तो हमने ये कहा कि वक्तव्य और व्यवहार में अंतर न हो। राजपथ, कर्तव्य पथ सही या नहीं? बिल्कुल सही। बस मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल। अरे सरकार, अजय आलोक, बस सवाल बस जहन में बार बार इसलिए आ जाता है। अबे भाई, मेरे को समय थोड़ा सा कम है, कभी भी सवाल आ जाता है, वही सवाल में अजय आलोक, इसकी 70 साल लग जाते हैं। 70 साल लग जाते हैं इस गुलामी की सोच से हमको लोगों को बाहर आने में। अब धीरे धीरे 7 RCR, लोक कल्याण मार्ग, किंग जॉर्ज पंचम की जगह आप जो है वहां पर नेताजी की तस्वीर और ये सब, मगर 70 साल लग जाते हैं अजय भाई। अमन जी, ये लाइव तस्वीर है वैसे। हाँ प्लीज। अमन जी 2.5 मिनट के भेड़िया विलाप सुनने के बाद मैं यही कहूंगा कि गुलामी की सोच से जब निकलना ही नहीं था तो क्या बात, कैसी भाषा अभय जी के तमाम सवालों का एक क्या बात। अमन जी, ये बिल्कुल अमन जी के तमाम अमन जी अभय जी के तमाम सवालों का ये संस्कार है भेड़िया विलाप। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण में मेरे साथ मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री हरदीप पुरी जी, किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, कौशल किशोर जी आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। देश के अनेक गणमान्य अतिथिगण वे भी आज यहां उपस्थित है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में
देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को
नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था। जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर
कर्तव्य पथ बना है। आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था। जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है। और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है।
यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। इसलिए जब बनारस में, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का अलौकिक अवसर होता है तो श्रमजीवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है। जब प्रयागराज कुंभ का पवित्र पर्व होता है तो श्रमिक स्वच्छता कर्मियों का आभार व्यक्त किया जाता है।
अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिला है। मुझे तब भी आईएनएस विक्रांत के निर्माण में दिन रात काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों से मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। श्रम के सम्मान की परंपरा देश के संस्कारों का अमिट हिस्सा बन रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को एक कर्तव्य पथ भी देगा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो वाटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रसाद स्कीम के तहत देश के अनेकों तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो
उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। और कल से लेकर के अगले 3 दिन यानी शुक्र, शनि और रवि 3 दिन यहां पर नेताजी सुभाष बाबू के जीवन पर आधारित शाम के समय ड्रोन शो भी आयोजन होने वाला है। आप यहां आइए, अपने और अपने परिवार की तस्वीरें खींचिए, सेल्फी लीजिए। इन्हें आप हैशटैग कर्तव्य पथ से सोशल मीडिया पर भी जरूर अपलोड करें। मुझे पता है ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के लोगों की धड़कन है। यहां शाम को बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, समय बिताते हैं। कर्तव्य पथ की प्लानिंग, डिजाइनिंग और लाइटिंग इसे ध्यान में रखते हुए भी की गई है। मुझे विश्वास है कर्तव्य पथ की ये प्रेरणा देश में कर्तव्य बोध का जो प्रवाह पैदा करेगी, ये प्रवाह ही हमें नए और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा नेताजी, आप बोलिए अमर रहे, अमर रहे। नेताजी, नेताजी, नेताजी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत नेताजी की राह पर चला होता तो देश कितनी ऊंचाइयों पर होता, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि उनके विचारों को, नेताजी के विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी, जिन्होंने अंडमान को आजादी और वहां पर सबसे पहले तिरंगा फहराया, वहां पर जाने का सौभाग्य प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भी प्राप्त हुआ। अखंड भारत के पहले प्रधान, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता। एक बार वो बयान एक बार फिर से सुना देते हैं हम, नेताजी को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिएगा एक बार। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की
प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत नेताजी की राह पर अगर चला होता तो देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। 47 में आजादी मिली। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आजाद सरकार के, मतलब आजादी से पहले जो आजाद सरकार, निर्वासित सरकार का जो ऐलान किया गया था, आजाद हिंद सरकार, जिसका जिक्र किया। अजय आलोक, एक कमेंट आपका। शुभ रास्ता भी मेरे साथ है, सबका एक कमेंट। राजीव जेटली भी है और अभय दुबे भी हैं। अजय आलोक, सुना आपने प्रधानमंत्री को, सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी और आज का क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण? अजय आलोक। देखिए, मेरे लिए ही नहीं, आज का ये क्षण हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये आप लोग चैनल में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ, नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ। नहीं, ये नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ नहीं है। ये इस एक एक देश के, एक एक हिंदुस्तानियों का कर्तव्य पथ है, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो भी, चाहे वो नेता हो, नौकरशाह हो, वो व्यापारी हो, वो कोई हो, जो इस कर्तव्य पथ से जाएगा, वो गुजरेगा, वो अपने कर्तव्यों का बोध करेगा और देश निर्माण में अपना सहयोग देगा, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि ये नाम ऐसा है। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बहुत होती थी, लेकिन आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे बढ़ेगा और उसके साथ सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, ये आज मुझे लगता है कि जितने लोग टीवी देख रहे होंगे भारत के लोग, आज उनको सही में इसका मतलब समझ में आया होगा। क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आज तक सिर्फ हवाई में लोग उड़ा देते थे, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस और हमारे जीवन में इन महापुरुषों का महत्व कितना है, ये आज देश को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे मित्र अभय दुबे और इनकी पार्टी को भी समझ में आएगा, और वो लोग भी जब कर्तव्य पथ पे चलेंगे तो अपने कर्तव्यों का बोध करेंगे जरूर। वो तो अब उस रास्ते पे अब जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। बहरहाल मैं शुभ रास्ता एक कमेंट आपका ले रहा हूं, फिर राजीव जेटली। पहले राजीव जेटली आपका, फिर शुभ रास्ता, फिर आपका। राजीव जेटली, नाम बदलने से क्या मतलब? वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, नाम बदलने से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्ता है? ये दौर राज करने का नहीं है, ये दौर सेवा करने का। और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कर्तव्य पथ, अब आप उत्तरदायी हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आपको जनता की सेवा करनी है। कब तक आप राजा बन के रहेंगे? और हमने जो गुलामी के पथ के ऊपर अपनी लाइन खींच दी थी कि हम यही पथ पे चलने वाले हैं। जॉर्ज पंचम जिनको याद होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने जॉर्ज पंचम के क्रॉस को अपनी जगहों से भी हटाया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे देश। लेकिन हमारे देश के अंदर जॉर्ज पंचम के साथ जुड़ाव, हमारे देश के अंदर किंग्सवे के साथ जुड़ाव, हमारे देश के अंदर एक जनता और एक नेता, जनता और राजा, सॉरी नॉट नेता, जनता और राजा की प्रथा बना के रखना, ये तो अंग्रेजों की गुलामी थी, हमारी अंग्रेजों की परंपराएं थी। इसको क्यों खींच रहे थे? देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा आज कि कर्तव्य पथ पे चलते हुए आपको उज्जवल भारत के निर्माण करना है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए इस देश के नागरिक मतलब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया था कि इस देश के राष्ट्रपति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक देश का नागरिक है और उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसका दायित्व बनता है कि वो देश के लिए अपनी डिलीवरी दे, वो देश के लिए अपना योगदान दे। और जो देश के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं वो अपने आप को राजा नहीं कहला सकते, वो राजपथ पे नहीं, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अपने आप को अग्रसर करेंगे। तो जिन लोगों ने विपक्ष ये सवाल पूछता है ना कि भाई कर्तव्य पथ पर चलने से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, बहरहाल वो अलग विषय है, लेकिन कर्तव्य पथ, उन कर्तव्यों की बार बार याद दिलाई जाती है जो अभय दुबे याद दिला रहे थे। लेकिन एक कमेंट पहले शुभ रास्ता आपका, उसके बाद मैं अभय दुबे आपके पास आऊंगा। आपके लिए क्या महत्ता आज की शुभ रास्ता, क्या महत्ता आपके लिए?
कर्तव्य पथ की? जी अमन जी, दो तीन बातें हैं। एक तो कि जब से जो हमारा देश रहा वो बहुत लंबे समय तक एक औपनिवेशिक कॉलोनी की तरह रहा, और उसके बाद आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, भाषा जो है वो कल्चर का पर्याय होती है, भाषा कम्युनिकेशन का पर्याय होती है, भाषा में एस्थेटिक्स, हिस्ट्री सब सम्मिलित होती है। तो अगर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वो उस औपनिवेशिक सोच से निकल करके हम जो एक सही मायने में आज़ादी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जिस आज़ादी की डिमांड कई मंचों पे डफली के साथ भी मांगी गई, मुझे लगता है हम सही मायने में आज़ादी की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उस सोच से आज़ादी है जिस सोच ने हमें आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके से ऑनर करने से, इस तरीके से उनको प्रतिष्ठित करने से कहीं ना कहीं पीछे रखा। मैं मणिपुर का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान आईएनए का हेडक्वार्टर हुआ करता था मोइरांग। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही कर्नल शौकत अली ने झंडा फहराया, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जब मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का कैंपेन वगैरह शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट में जब सरकारें बनने लगी, तो सबसे पहले उनका जो एक थ्रस्ट था, एक फोकस था, वो था कि आईएनए जो मोइरांग में आईएनए म्यूजियम बनाया जाए और उसमें वो सारी जो जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको अच्छे से एक स्मृति के तौर पे रखा जाए। जापान चूंकि इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 2 में और काफ़ी सारे जापानीज ट्रूप्स भी इन्वॉल्व थे, तो वो इतने इमोशनल थे जापानीज जब ये निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सबको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आज तक हमने जब भी हिस्ट्री पढ़ी, जब भी हमने इतिहास की व्याख्या की, तो वो बड़ी एक रेखीय सी व्याख्या थी जो कि पाश्चात्य लेंस से ही हम देख रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो कर्तव्य पथ और नेताजी के द्वारा कहने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। सिर्फ ये कयास नहीं है, ये सही मायने में देखा जाए तो बहुत दूरदर्शिता का परिणाम है। अभय दुबे, क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के बाद बोस को भुला दिया गया, बोस का जो तरीका था आजादी का उससे कुछ गांधीवादी विचारधारा के लोग अग्री नहीं करते थे, वो सारी चीजें, वो इतिहास है, आप भी जानते हैं मेरे से बेहतर। तो क्या सवाल पर आ रहा हूं, क्या वाकई आजादी के बाद बोस को भुला दिया गया, उनके योगदान को हटा दिया गया, मिटा दिया गया, और आज 70 साल बाद हम नेताजी की प्रतिमा देख रहे हैं? जी अभय दुबे, आजादी के पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के देश के कण कण में, रोम रोम में सुभाष चंद्र बोस बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा 3 दिन तक आप इतिहास सुभाष चंद्र बोस का वहां पर पढ़ाएंगे लोगों को, तो जरूर बताइएगा, उन्हें बताइएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज में युवाओं को भर्ती कर रहे थे, तब 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के नौजवान बर्तानिया की सेना में शामिल हो जाओ। जब उन्होंने रंगून के रेडियो से उद्घोष किया कि मैं महात्मा गांधी को कहा कि महात्मा जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और अपनी ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड रखा, तब वो बर्मा से उन्होंने अपनी लड़ाई प्रारंभ की। उन्हें अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं मिली कि ये जो आज की विचारधारा है आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ थी और हिंदुस्तान के नौजवानों को बर्तानिया की हुकूमत में शामिल करने की बात करती थी। आजाद हिंद के फौज के सिपाहियों को पकड़ लिया गया और लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया, तब कांग्रेस पार्टी बाहर खड़ी होकर कह रही थी कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद को छोड़ दो। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और काटजू जी उनकी वकालत करेंगे और आजादी के सेनानियों को छुड़ा कर, तो ये सम्मान आप दे देते, आपने क्यों नहीं दिया? ये विचारधारा के लोग जो नेताजी विरोधी है, एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये विचारधारा के लोग जो नेताजी विरोधी हैं, यही नेताजी को सम्मान दे रहे हैं, तो आप दे देते ना सम्मान, नहीं मौका मिलता इनको। 70 साल लग गए नेताजी की प्रतिमा यहां पर, प्रत्येक आप दे देते ना सम्मान। ऐसा आज कोई किसी भी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का प्रतिशोध लेकर नेताजी का नाम नहीं लिया।
आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस और अगर खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समूचा देश उनकी शरण में, तो इसका स्वागत करना चाहिए। हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो अभिभूत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये इतिहास जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उस समय सुभाष चंद्र बोस बर्तानिया की हुकूमत से लोहा ले रहे थे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रस्ताव पास करके गवर्नर को, अंग्रेजी गवर्नर को दे रहे थे फजलुल हक के साथ मिलकर कि आजादी के इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। वो फजलुल हक जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ रहा था, 16 दिसंबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में आप सम्मान दे देते ना। फिर तो फिर आप बोलिए अखंड भारत के आप तो मानेंगे भी नहीं। अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी आप मानते हैं? बोलिए आप, जो प्रधानमंत्री हैं, आप मानते हैं अखंड भारत के पहले प्रधान, आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री? सुभाष चंद्र बोस जी के कृतित्व को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को छोटा मत करिए। अरे आप बोलिए ना, आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी, आप बोलिए ना। इससे नेहरू जी का कद छोटा थोड़ी ना होता है। उनसे बड़ा अबन चोपड़ा जी क्यों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सारे प्रधानमंत्रियों से बड़ा बता रहा हूं उनको। क्या बात करते हैं? कितनी छोटी मानसिकता है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी, बोलिए आप, उनके उस बोल दीजिए आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी, बोल दीजिए। अरे हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान के पहले से लेकर आज तक, पहले से आज तक के प्रधानमंत्री। लेकिन जिस विचारधारा ने धोखा दिया प्रधानमंत्री जी उनको, उन्होंने 16 दिसंबर 1938 को प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस का कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया। अबे भाई आप रिपीट कर रहे हैं, आपने बोल दिया। बोलिए आप राजीव जेटली, जो जिस विचारधारा के लोगों ने साजिश करी, आज वो सम्मान की बात कर रहे हैं। एक कमेंट आपका जल्दी, तीनों का एक कमेंट लेना मेरे को। राजीव भाई जल्दी, 30 सेकंड। 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब को अपनी पार्टी से किसने निकाला था? कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकालने के बाद जो उनके साथ किया वो देश भूला नहीं है। और दूसरी बात, जो गलत इंफॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब कांग्रेस से निकाले गए तो पहला अरेंजमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ निकाले नहीं गए भाई, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या बात करते हैं? संगठन कोई निकाले नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस निकाले गए। कहाँ का इतिहास पढ़ाते हो? अजय आलोक को शुभरास्ता, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके। अजय आलोक, आप माफी मांगिए। अजय आलोक को शुभरास्ता, 30 सेकंड, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके बोलना है। बोलिए अजय आलोक जल्दी से। अजय आलोक फिर शुभरास्ता, 30 सेकंड। अजय आलोक। मैं आज कोई हमला नहीं करूंगा, मैं आज कोई इतिहास नहीं पढ़ूंगा, और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। ठीक, आज सबका चरित्र खुल के सामने आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देश को, देश भी बहुत मजे ले रहा है। शुभरास्ता जी। अमन जी, मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई होनी चाहिए। नेहरू बनाम बोस की तो लड़ाई है नहीं। बात यहां पर सिंपल सी इतनी है कि जिन नेताओं को, जिन शूरवीरों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्या कारण थे, नहीं कारण थे, इस पे इतिहासकार व्याख्या करते रहेंगे, लोग नई किताबें लिखते रहेंगे, लोग नए तरीके से हिस्ट्री को देखते रहेंगे। लेकिन तोड़ मरोड़